नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है। टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करने वाले हैं इस क्लास में, बात करेंगे बाल विकास प्रैक्टिस सेट की, बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट नंबर 19 की बात करेंगे। सभी प्यारे मित्र कमेंट करें जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। जायसवाल सर सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। यह दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में हम 20 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न पर रहेगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम पैटर्न पर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित होता है? जो डिसलेक्सिया है यह मानसिक विकार है, गणितीय विकार है, पठन विकार है, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं? आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन क्या कहता है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि डिसलेक्सिया जो है किससे संबंधित विकार है, या किससे संबंधित हम ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, यह पठन विकार से संबंधित हो जाता है। जी, आपको पता है विकार से संबंधित आपसे एक प्रश्न जरूर एग्जाम पर पूछा ही जाता है। जी हाँ, और अंत में बताना भी है टॉप 20 में से आपका स्कोर क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब दोस्तों देख लेते हैं कि हम दूसरे प्रश्न पर ऊपर देखते हैं। दूसरा प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, क्या कह रहा, आइए देखते हैं। प्रश्न यह है कि रूसो के शिक्षण संबंधी विचार किस पुस्तक से मिलते हैं, या किस पुस्तक मिलते हैं? यानी जो आपके रूसो हैं, महान मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने शिक्षण संबंधी विचार दिया था। तो शिक्षण संबंधी विचार किस पुस्तक में मिलते हैं? एमिल के पुस्तक में, कन्फेंशंस के पुस्तक में, या न्यू हेलोपीज के पुस्तक में, या सोशल कंट्रैक्ट के पुस्तक में? जी हाँ, हर एक क्वेश्चन, हर एक सेशन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। बात करें रूसो के शिक्षण संबंधी विचार किस पुस्तक में मिलते हैं, आपका जवाब आ चुका है। हम बात कर रहे हैं एमिल की पुस्तकों में मिलते हैं। जी हाँ, जो रूसो संबंधी शिक्षण के विचार हैं ये आपके किस बुक पर मिलते हैं? तो आपके ये एमिल के बुक पर मिलते हैं। ठीक है, एमिल और या कह सकते ऑन एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न, लाजवाब प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, लाजवाब प्रश्न है, टीटी परिवार में सिलेक्शन वाला प्रश्न है कि गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा के रूप में शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए, क्योंकि गांधी जी शिक्षा को स्वावलंबी बनाना चाहते थे। उनकी बुनियादी शिक्षा आदर्शवाद से प्रेरित थी, क्योंकि गांधी जी शिक्षा को बाल केंद्रित निर्माण बनाना चाहते थे। या कह सकते हैं कि उन्होंने शिक्षा में आदर्शवाद, प्रयोजनवाद व प्रकृतिवाद का संश्लेषण किया है। अब आपका कमेंट, आपका फीडबैक तय करेगा। जब भी बुनियादी शिक्षा की बात की जाती है, हमारे महात्मा गांधी का नाम सर्वोपरि ही आता है। तो गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा के रूप में शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित क्यों किए हैं? इसलिए किए हैं क्योंकि उन्होंने शिक्षा में आदर्शवाद, प्रयोजनवाद और प्रकृतिवाद का संश्लेषण किया है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। आई होप सभी प्यारे मित्र दिल से एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे मित्रों का। चौथा प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, विद्यार्थियों का अध्यापक द्वारा निर्देशन आवश्यक है। छात्रों की समस्या के निदान हेतु, छात्रों के भविष्य को सुधारने हेतु, छात्रों को व्यवसाय चयन हेतु, या हम कह सकते हैं छात्रों की उचित शिक्षा व्यवस्था हेतु। आपका कमेंट, आपका फीडबैक तय करेगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। तो विद्यार्थियों का अध्यापक द्वारा निर्देशन जो है यह आवश्यक होता है, छात्रों की समस्या के निदान हेतु होता है। जी हाँ, छात्रों की समस्या के निदान हेतु जो है विद्यार्थियों का अध्यापक द्वारा निर्देशन आवश्यक कहलाता है। पांचवा प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। आइए देखते हैं आपका फीडबैक क्या मिलता है, आपका कमेंट क्या मिलता है कि सीसीई को लागू करने के पीछे उद्देश्य क्या था। जी हाँ दोस्तों, जो एक सीसीई है, ठीक है, सीसीई जो होता है इसको लागू करने के पीछे उद्देश्य क्या था? कोई भी चीज़ जब सिद्धांत या कुछ भी लागू किया जाता है उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं। तो सीसीई जो लागू किया गया इसके पीछे उद्देश्य पूरे साल बच्चे की परीक्षा करते रहना है, या बच्चे के अंदर रटने की प्रक्रिया को बढ़ाना है, या समस्त पाठ्यक्रम को वर्ष भर में समान रूप से बांटकर समय समय पर मूल्यांकन में सतत विस्तृत मूल्यांकन संभव बनाना है, या दो परीक्षाओं के भय से बोझ से बच्चों को बचाना है। तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं, क्या जानते हैं, समझते हैं कि सीसीयू को लागू करने का जो पीछे उद्देश्य था वह था कि समस्त पाठ्यक्रम को वर्ष भर में समान रूप से बांटकर समय समय पर मूल्यांकन से सतत विस्तृत मूल्यांकन संभव बनाना।
ठीक है, आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं छठवां प्रश्न जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। जो बच्चे होते हैं वह अपनी दुनिया के बारे में सृजन का या अपनी समझ का सृजन करते हैं। तो इसका श्रेय जाता है जीन पियाजे जी को जाता है, पावलोव को जाता है, स्किनर को जाता है या मैकडूगल को जाता है। जी हाँ, आपका कमेंट आ चुका है, आपका फीडबैक आ चुका है। नीचे कमेंट बॉक्स से लिखिए, फटाफट कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जीन पियाजे जी को जाता है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा किसको जाता है दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जीन पियाजे जी की बात कर रहे हैं। नोट करें, हर एक क्वेश्चन हर एक लाजवाब प्रश्न है दोस्तों, हर एक कंसेप्ट लाजवाब है, क्योंकि तैयारी यहाँ पर सिलेक्शन के लिए चल रही है। 101% श्योर एंड प्योर की बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न की बात कर रहे हैं। पियाजे जी के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, अर्थात नव स्फूर्त विचारों के धरातल पर अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। सातवां प्रश्न प्यारे मित्रों स्क्रीन पर है कि सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नत नहीं होती है तो वह क्या कहलाता है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करें। जी हाँ दोस्तों, सीखने की ऐसी अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नत नहीं होता है, लेकिन हम सीख रहे हैं लेकिन हमारे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, तो वह सीखने की अवधि जो है सीखने का वक्र कहलाएगा, पठार कहलाएगा, स्मृति कहलाएगा, अवधान कहलाएगा। भैया ये बताइए, जब हम कोई चीज़ सीख रहे हैं, मान लीजिए पहाड़ है, हम चढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ हमको पहुँचना ऊपर चोटी तक नहीं पड़ रहे हैं, अर्थात जब चोटी तक नहीं पहुँच रहे हैं, अर्थात बीच में फिसलन हो रहा है, अर्थात सीखने का पठार कहलाएगा। जी हाँ, ऐसी अवधि सीखने में यानी कि सीखने की प्रक्रिया में जब कोई उन्नत नहीं होती है तो उस अवधि का सीखने का पठार कहते हैं। स्किनर ने सीखने के पठार के बारे में कहा है। यह कथन भी जान लीजिए, 2-3 प्रश्न एक ही क्वेश्चन में कंप्लीट करेंगे। पठार क्षैतिज प्रसार है जिससे उन्नत का बोध नहीं होता। अब प्रश्न आ गया कि पठार क्षैतिज प्रसार है जिससे उन्नत का बोध नहीं होता, या किसका कथन है, तो आपके स्किनर का कथन है। सभी नोट करें, हर एक कंसेप्ट हर एक लाजवाब, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। बात करेंगे 8वें प्रश्न की कि सीखने के अंतर्गत सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया। जीन पियाजे जी ने, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने, माइकल ने, वाइगोस्की ने। आपका कमेंट आ चुका है। जी हाँ, सीखने के अंतर्गत सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था, एक ही जवाब, एक ही ऑप्शन आएगा। हम बात कर रहे हैं गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों की बात कर रहे हैं। जी हाँ, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने सीखने के अंतर्गत सिद्धांत को बढ़ावा दिया और इस सिद्धांत का प्रतिपादन यद्यपि कोहलर ने 1917 में अपने एक प्रयोग के आधार पर किया। प्रश्न आ गया कि गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों का प्रयोग किसने किया था, तो प्रतिपादन किसने किया था, तो गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों का सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर ने किया था। कब किया था, 1917 में किया था। 9वां प्रश्न प्यारे मित्रों स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है कि ऐसी अवस्था बच्चे की जिसमें अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था या बाल्यावस्था। तो सभी लोग जानते हैं हम ऑप्शन नंबर किसकी बात कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, किशोरावस्था की बात कर रहे हैं। किशोरावस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। 10वां प्रश्न है कि बात यहाँ पे लिया गया है, मिसप्रिंट हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो मन विज्ञान के अनुसार जो है शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका होता है, प्रशासक का, अभिभावक का, अध्यापक का या बालक का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बाल मनोविज्ञान, यहाँ पे मैंने बताया ना कि कुछ ना कुछ मिसप्रिंट हुआ है, तो बात न करके बाल मनोविज्ञान है, ये ध्यान देना है। तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार जो है शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका होता है, प्रशासक का, अभिभावक का, अध्यापक का, बालक का। तो भैया जब बाल मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं तो भैया बालक ही आएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में बालक की स्थान प्रमुख होता है, और यही कारण है कि आज शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत बालक को प्रथम स्थान दिया जाता है और संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था बालक के इर्द गिर्द घूमती है। अब प्रश्न यहीं से बन सकता है कि संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था इर्द गिर्द घूमती है बालक के, अध्यापक के, विद्यालय के, ठीक है, या अभिभावक के। तो आपका जवाब क्या होगा कि संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था बालक के इर्द गिर्द घूमती है। 11वें नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, थॉर्नडाइक महोदय ने, स्पीयरमैन ने, वर्मन ने या इनमें से कोई नहीं। आपका कमेंट, आपका फीडबैक तक तय करेगा इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। जी हाँ,
हर एक भाई बहन गृहिणी का सभी का वेलकम अभिनंदन है टीटी परिवार शिक्षकों के परिवार में, और जायसवाल सर सभी को नमन करते हैं। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत की जब भी बात की जाती है, हमारे स्पेयरमैन की बात की जाती है। जी हाँ, अधिगम स्थानांतरण के द्विकारक सिद्धांत का ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक स्पेयरमैन ने किया था। स्पेयरमैन के अनुसार बुद्ध की संरचना दो तत्वों से मिलकर होती है। ठीक है, किस मनोवैज्ञानिक ने बताया कि बुद्ध की संरचना दो तत्वों से मिलकर होती? तो स्पियरमैन ने बताया था। पहला होता है समान योग्यता कारक, जिसे जी फैक्टर कहते हैं, और विशिष्ट योग्यता कारक, जिसे एस फैक्टर कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, स्पियरमैन कहाँ के निवासी थे, कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? ब्रिटेन के निवासी थे, ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक थे। याद रखिएगा, प्लेस स्थान जरूर प्रश्न आता है, और ये करंट में चल रहा है, 2-3 वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका? देखिए, स्टेटमेंट यह है, कथन है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन डम्बिल का है, सेस का है, ए व बी दोनों का है, या आपके स्पियरमैन का है? देखिए, यह कथन जो है आपके डम्बिल का हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिताओं को किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए? नकारात्मक, अग्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण या तटस्थ की बात करेंगे। तो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता अभिभावक को किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए? तो अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। जी हाँ, क्या होता है देखिए, क्योंकि परिवार को ही बच्चों की प्रथम पाठशाला कहा गया है, इसलिए बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, सामान्य से विशेष की जो तर्क प्रक्रिया होती है, इनमें से कौन सी पद्धति कहलाएगी? यानी सामान्य से विशेष की तर्क प्रक्रिया आगमनात्मक कहलाएगी, निगमनात्मक कहलाएगी, पठार कहलाएगा, या इनमें से कोई नहीं? आपका कमेंट, आपका फीडबैक आ चुका है कि सामान्य से विशेष तर्क प्रक्रिया की जब भी बात की जाती है, हम निगमनात्मक की बात करते हैं। निगमनात्मक विधि में तर्क करते हुए सामान्य से विशिष्ट की ओर, नियम से उदाहरण की ओर चला जाता है, और नवीन समस्याओं को हल करने के लिए यह विधि सर्वोत्तम मानी जाती है। प्रश्न आ सकता है कि नवीन समस्या को हल करने के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम मानी जाती है? आगमन, निगमन, संश्लेषण, विश्लेषण? तो आपका जवाब होना चाहिए निगमन की बात करेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। जी हाँ, महत्वपूर्ण लाजवाब आपके 20 प्रश्नों का यह प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट नंबर 19वां है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे सारे इसके पिछले प्रैक्टिस सेट। प्लेलिस्ट चाहिएगा, इस वीडियो को अंत तक देखिए, 20 क्वेश्चन अटेंड कीजिए और अपना स्कोर कमेंट कीजिए, और प्लेलिस्ट में जाइए, चेक कीजिए, बाल विकास प्रैक्टिस सेट का प्लेलिस्ट मिलेगा। हर एक क्लास, हर एक कंसेप्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, क्योंकि राष्ट्र हित में टीटी परिवार है, आपका परिवार है, आवर फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है। बात करेंगे दोस्तों, बच्चे जो है किस विशेष प्रकार की सूचना के प्रति संवेदी होते हैं। देखिए, बच्चे कुछ ऐसे होते हैं, क्रिएटिविटी होते हैं, सभी लोग जानते हैं, तो कुछ ऐसी सूचना विशेष प्रकार की जिसके प्रति बच्चे संवेदी हो जाते हैं। बच्चे छोटी बड़ी संख्या की क्रमिक गणना के सूचना के प्रति संवेदी होते हैं, दृष्टि अनुभव के आधार पर प्राप्त ज्ञान के प्रति संवेदी होते हैं, या हम कह सकते हैं पशुओं के प्रति संवेदी होते हैं। बच्चे जो हैं दोस्तों, हम बात करें किस प्रकार के सूचना के प्रति संवेदी होते हैं, तो बच्चे छोटी से बड़ी संख्या के क्रमिक गणना की सूचना के प्रति संवेदी होते हैं, और दृश्य अनुभव के आधार पर प्राप्त ज्ञान के प्रति संवेदी होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए व बी, अर्थात हमारा जो यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया हमारा सही हो जाएगा। कि कोर सिस्टम के सिद्धांत के अनुसार बच्चे जिन दो प्रकार की विशेष सूचनाओं के प्रति अत्यंत संवेदी होते हैं, वे हमने आपको बता दिया है ऊपर। ठीक है, ए व बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, टेलीग्राम से जरूर जुड़ें, नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करें, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें, लिंक आपको दे दिया गया है। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें, साथ ही साथ फेसबुक पेज पर जरूर फॉलो करें, लिंक दे दिया गया है। सर्च करें अपने परिवार टीटी परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर को। प्रश्न नंबर 16वां है, 5 महत्वपूर्ण लाजवाब प्रश्न और बचे हैं, सभी कमेंट करें, स्कोर करेंगे कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है। दोस्तों, व्यक्ति को जीवन के संघर्ष योग्य बनाना, स्वानुभव द्वारा सीखना, व्यक्तित्व में निहित शक्तियों का पूर्ण विकास, या वर्तमान जीवन को सुखी और समृद्ध बनाना। तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य की बात पूछा गया है। तो आदर्शवाद का जब भी बात करते हैं और शिक्षा के उद्देश्य की बात करते हैं, यानी आदर्शवाद के शिक्षा का उद्देश्य यही है कि व्यक्तित्व में निहित शक्तियों का पूर्ण विकास, जो व्यक्ति हैं इनमें जो भी निहित शक्ति हैं इनका पूर्ण विकास की बात करेंगे। 17वां प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना, सभी का सपना साकार होगा, क्योंकि यहाँ पर तैयारी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो रही है। जी हाँ,
17वां प्रश्न कह रहा दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 19 का कि प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं आपके पॉलाव हैं, कोहलर हैं, थार्नडाइक हैं या इनमें से कोई नहीं। जब भी प्रयास और भूल की बात की जाती है एक ही नाम आता है, हम बात कर रहे हैं थार्नडाइक महोदय की बात कर रहे हैं। जी हाँ, किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? थार्नडाइक महोदय की बात कर रहे हैं। प्रयास और भूल का सिद्धांत या हम E.L. थार्नडाइक द्वारा किया गया था। बहुत बार आपके एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, संभावित प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानसिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो मानसिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की जब भी बात आती है हम कोहलर की बात करते हैं, कोहलवर्ग की बात करते हैं, स्किनर की बात करते हैं, जीन पियाजे जी की बात करते हैं। हम बार बार दोस्तों आपको बता चुके हैं जब भी मानसिक विकास की बात की जाए, अब विशिष्ट 4 अवस्थाओं की बात की जाए, आपको आंख बंद करके जीन पियाजे जी की बात कर रहे हैं। सभी प्यारे मित्र जानते हैं जीन पियाजे जी ने मानसिक विकार की 4 अवस्थाएं दी थी। पहली है संवेदी गतिक अवस्था जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। दूसरी अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्रचलन अवस्था 2 से लेकर 7 वर्ष तक होती है। और तीसरी होती है दोस्तों सभी लोग जानते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त चालन अवस्था जो 7 से लेकर 11 वर्ष तक होती है। और चौथी होती तार्किक प्रचालन अवस्था या कह सकते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से लेकर आगे वर्ष तक होता है। और यहाँ से प्रश्न आपको पता है पूछे जाते हैं। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन किससे संबंधित है? व्यक्तित्व के, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का, इनमें से कोई नहीं। तो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण जो है ये मापन दोस्तों किससे संबंधित है? तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं हम बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर किसकी बात कर रहे हैं? बुद्धि की बात कर रहे हैं। जी हाँ, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण यह बुद्धि के सिद्धांत बुद्धि के मापन से संबंधित हो जाएगा। और आइए जान लेते हैं इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न 20वां प्रश्न क्या कह रहा है कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। यह कथन है आपके मैकडूगल का, वुडवर्थ का, रास का या जेम्स ड्रेबर की बात करेंगे। आपका कमेंट, आपका फीडबैक क्या कहता है? 20 में से आपका स्कोर क्या है? क्या आपका स्कोर 15 प्लस है? वाकई में जीनियस है। अगर आपका स्कोर 10 प्लस है तो वाकई में आप सुपर जीनियस है। तैयारी जारी रखिए क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। आपको पता है हमारे पास कोई साधन नहीं, हमें पैदल चलना है, 1 किलोमीटर चलना है तो आपको रुक रुक कर, भले ही बीच में थोड़ा सा रुक ले लेकिन आपको चलना ही पड़ेगा क्योंकि आपके पास कोई साधन नहीं है। अर्थात एग्जाम में हमें क्रैक करना है, सिलेक्शन पाना है तो एक ही साधन है, वह है स्टडी और प्रिपरेशन की बात करेंगे, प्रैक्टिस की बात करेंगे। तो स्मृति में सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह किसका कथन है? हमारे किसका कथन है? वुडवर्थ का कथन है। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे। तो दोस्तों ये टॉप 20 प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन आपको कैसे लगे सभी प्यारे मित्र कमेंट करें, फीडबैक करें। और 20 में से आपका स्कोर क्या है कमेंट करते रहें, फीडबैक करते रहें, तैयारी यहाँ पे जारी रखें। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जाइए चैनल को विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, हर एक क्लास हर एक कंसेप्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सभी प्यारे मित्रों को जय हिंद, वंदे